जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेड। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 300 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं। मार्केट की आज की जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मेरी जो तवक्को थी कि मार्केट जो है वो आज कितना बाउंस बैक दिखा सकती है। तो कल की वीडियो में मैंने इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि कुछ 100 डेढ़ 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट मुस्बत हो सकती है। लेकिन मेरी तवक्को स के बरअक्स जो है वो मार्केट ने 300 पॉइंट्स जो हैं वो मुस्बत शो किए हैं। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी वो 50 करोड़ डॉलर जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज मौसूल हुए हैं। लेकिन देखिए ये जो 50 करोड़ डॉलर जो है ये मिले हैं, पहली बात तो ये है कि ये इमदाद नहीं है, ये लोन है। गो के वो क्या कहते हैं उसको वो इसके लिए एक बड़ा अजीब-सा लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। कि बहरहाल ये लोन है और हमने वापस करना है। लेकिन इस सूरत-ए-हाल में जिस वक़्त पाकिस्तान में जो है वो डॉलर की शदीद जो है वो किल्लत हो चुकी है, जिस तरह से घरों में गैस नहीं आ रही, इस तरह मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे। तो दोनों का ही बुरा हाल है। तो इस सूरत-ए-हाल में 50 करोड़ डॉलर का आना बहरहाल मार्केट के लिए एक मुस्बत न्यूज़ थी और उस पर मार्केट ने बहरहाल सेलिब्रेशन भी की। दूसरा जो था वो बाजवा साहब ने जो है वो स्टिक जो है वो आसिम मुनीर साहब के हवाले की। अ, भई क्या करें वो क्या कहते हैं कभी-कभी जो है बड़ा अफ़सोस होता है कि हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी के साथ नत्थी करनी पड़ जाती हैं पाकिस्तान में कि दुनिया के अंदर जो है वो शायद जिनका कोई इतना ख़ास असर नहीं होता और उन चीज़ों को एक डेली की रूटीन और एक नॉर्मल ट्रांज़िशन का पीरियड जो है वो कहा जाता है। अच्छा ठीक है, कोई आ गया, कोई चला गया। लेकिन अब क्या करें कि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ ही ऐसे हैं कि हमें इन चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ता है और हमारी मजबूरी है। अगर हम फैक्टर इन ना करें तो हमें तो समझ ही कुछ ना लगे हमारे साथ हो क्या रहा है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं मज़ीद क्या रही मार्केट की सूरत-ए-हाल। मार्केट जो है ना वो थोड़ा फीकी-फीकी सी चल रही है और कोई ख़ास अच्छी खबर जो है वो फ़िलहाल किसी तरफ से मौसूल नहीं हो रही। मैं आज वीडियो जो है मैं तकरीबन बैठा था कोई तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 5 बजे का टाइम था कि जब से मैंने बैठकर इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया, कोई अच्छी चीज़ ढूँढने की कोशिश की कि जो आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर की जा सके। क्योंकि देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, शेयर्स की प्राइसेज़ ये सारी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन देखना तो ये होता है कि कोई अच्छी खबर ही कहीं से मिल जाए कि जो आपके साथ जो है वो हम शेयर कर सकें। तो यकीन कीजिए कि मैं उस वक़्त से देख-देख के, पढ़-पढ़ के मैं थक गया, मुझे कोई समझ नहीं लगी कि कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर की जा सके। टेक्निकली कोई कुछ जो है वो आपको बताया जा सके। लेकिन माज़रत कोई ऐसी खबर जो है वो मेरे सामने से नहीं गुज़री। हो सकता हो, मैं ये नहीं कहता कि खबर ही कोई नहीं है, यकीनन होगी, लेकिन कम से कम मेरी दस्तरस में वो नहीं आ सकी, इसलिए मैं आपके साथ जो है वो कुछ शेयर नहीं कर पा रहा। मार्केट की जो इस वक़्त की आज की जो तेज़ी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 करोड़ डॉलर की मरहून मिन्नत है। अगले 1-2 दिन में मज़ीद जो है वो खड़ाक होने वाले हैं। तो बहरहाल स्टॉप लॉस के साथ चलिए या लॉन्ग की पोज़ीशंस बनाइए और इंशाल्लाह लॉन्ग की पोज़ीशन में जो है वो आपको अच्छा खासा इसमें से रिटर्न जो है वो इंशाल्लाह मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर पर नज़र रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर चलें थोड़ा-सा जायज़ा ले ही लेते हैं। अब बाकी इंडिकेटर जो है वो तो चलते रहेंगे। सेक्टर्स में अगर चलें और जाके अगर हम थोड़ा-सा कमर्शियल बैंक्स को देख लें आज कमर्शियल बैंक्स में देखिए कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। अब उनको थोड़ा-सा हम जो है वो पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए बैंक अल्फ़ला तो चल ही रहा है, लेकिन इस वक़्त बैंक अल्फ़ला की जो प्राइस है, बैंक अल्फ़ला की और फ़ैसल बैंक की, दोनों बीईएफएल और एफएबीएल दोनों के जो है वो एक जैसे ही हैं स्पेलिंग्स। ये दोनों बैंक्स ऐसे हैं जो कि अपनी प्राइसेज़ में काफ़ी हद तक जो है वो ऊपर आ चुके हैं। लिहाज़ा मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि इनको इतना ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं सिल्क बैंक की तरफ। सिल्क बैंक जो है, देखिए अगर तो आज पूरे बैंकिंग सेक्टर पर ही बात करते हैं।
2 बैंक्स इसमें से हमने माइनस कर दिए। अब तीसरा है बैंक सिल्क बैंक। सिल्क बैंक जो है अगर आपको ये ₹1 से नीचे मिले, मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ। ₹1 या उससे नीचे आपको मिले तो आप इसको खामोशी से खरीदते जाएँ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वापस 1.20, 1.25, 1.30 तक जाना इसकी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने जो है वो हाथ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यार हालात ख़राब हैं, थोड़ा ऐसे है, थोड़ा वैसे है। लेकिन अगर यही शेयर जो है वो आप ₹1 या उससे नीचे खरीदते हैं, तो दोनों तरफ की वो क्या कहते हैं जी ब्रोकरेज डाल के तो ये अगर आपको 10 पैसे 6 पैसे उसमें डलते हैं तकरीबन, 6 से 7 पैसे डलते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर ये आपको ब्रोकरेज डाल के कोई ₹1 7 पैसे, ₹1 5 पैसे अगर पड़े, तो देन आप अगर इसको बड़े आराम से 1.20, 1.25, 1.30 पे बेच दें, तो 20% के करीब जो है वो आपको मिलता है। तो इस पे नज़र रखी जा सकती है। लेकिन ये वो लोग इसकी तरफ आएँ जो एक तो इंतज़ार कर सकते हों और उनके साथ-साथ उनको ये भी हो गया अगर हमें कुछ नहीं भी कोई डिविडेंड नहीं भी मिलता तो कोई मसला नहीं है। 3 चीज़ें हो गई। आगे है जी बीओपी। बीओपी जो है ये अपनी इस प्राइस पर जहाँ पर ये खड़ा है ये इसकी गोल्डन प्राइस है। ₹5 इसकी गोल्डन प्राइस है। और इस शेयर की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये शेयर जो है ये हमें साल के बाद ₹1 डिविडेंड जो है वो देता रहा है। चाहे वो कैश की सूरत में हो या बोनस शेयर की सूरत में हो, दोनों सूरत-ए-हाल में इसकी एट एन एवरेज जो पेइंग है वो ₹1 बनती है। आगे जो है वो दिसंबर क्लोजिंग है इसकी, यकीनन कुछ ना कुछ तो देगा। वो क्या कहते हैं मरता क्या ना करता। तो लिहाज़ा इसको भी देखा जा सकता है लेकिन इसमें जो लोग एंट्री डालें वो अपने ज़हन में ये रखिएगा कि बीओपी जो है ये आपको कैपिटल गेन इतना जल्दी नहीं देगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बीओपी जो है ये आपको डिविडेंड देगा, आपको लॉस मज़ीद नहीं करवाएगा, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी इसमें हमें कैपिटल गेन जो है वो ठक करके मिल जाए तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। स्लो शेयर है, बहुत धीमा चलता है, लिहाज़ा आप लोग अपनी तबीयत के मुताबिक देखिएगा। आगे चलते हैं यूबीएल। यूबीएल जो है ये अपनी जिस प्राइस पर खड़ा है जो कि ₹107 ₹100 से लेकर ₹105 तक की इसकी जो रेंज है वो अच्छी रेंज है। अगर ये 100 से 105 के दरमियान आप इसमें ट्रेड फरमाते हैं तो ये शेयर जो है ये इतनी कैपेसिटी रखता है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैंने सिल्क बैंक के हवाले से बात की। अब आप यूबीएल और सिल्क बैंक दोनों को साथ-साथ रख लें। सिल्क बैंक के हवाले से मैंने ये कहा कि सिल्क बैंक जो है वो अगर आप ₹1 से लेकर ₹1.05 7 पैसे तक अपने पास रखते हैं, तो बड़े आराम से 15 से 20% आपको ये दे देगा। इसी तरह से यूबीएल भी उसी कैटेगरी में आता है 100 से 105, 106 वाली में कैटेगरी में, कि अगर आप यहाँ पर आप इसको ले लेते हैं, तो ये बड़े आराम से 120, 125 सेम टू सेम 15 से 20% आपको दे देगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये 15 से 20% देने के साथ-साथ इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये शेयर जो है, ये आपको डिविडेंड भी देगा साथ में। लिहाज़ा 15% अगर आप इसमें कैपिटल गेन की इसकी कैपेसिटी बड़े आराम से है और उसके साथ-साथ यही इसकी जो है वो डिविडेंड यील्ड भी निकलती है। तो लिहाज़ा यूबीएल को जो अगर आप मुझसे पूछें तो इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें मैं यूबीएल को पहले नंबर पर रखूँगा और बाकियों की बाद में नंबरिंग करूँगा। लेकिन ये अभी तक की बात हो रही है, जब आगे बैंक्स डिस्कस करूँगा तो हो सकता है इसका नंबर सेकंड पे चला जाए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं एचबीएल की। देखिए एचबीएल जो है ये बहुत डाउन जाके फिर ये वापस आया है। इसके ऊपर आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के केसेज़ वग़ैरह और जुर्माने-शुर्माने इसको चलते रहते हैं। ये बैंकों का शरारती बैंक है। तो लिहाज़ा इस बैंक से ज़रा आप जो लोग बिल्कुल वो क्या कहते हैं थोड़ा रिस्क फैक्टर को इतना नहीं देखना चाहते या वो ड्रामाई मामलात जो चलते हैं, तो वो इनसे परहेज़ ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी इसके मामलात जो हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। लेकिन अगर ये बैंक जो है वो आप रखते हैं अपने पास, तो
15% 10% जो गेन है ये बड़े आराम से आपको देगा और उसके साथ ही डिविडेंड-शिविडेंड भी दे देता है। लेकिन ये एट एन एवरेज रखें आप इसको, इतना ज़्यादा इससे इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक जो है ये चूँकि इस्लामिक बैंक है, अब जैसा-तैसा भी है तो इस्लामिक बैंक। लोग जो है वो धड़ाधड़ इसमें अकाउंट खुलवाते हैं, इसकी डिपॉज़िट्स जो हैं, वो हर गुज़रते दिन के साथ उनमें इज़ाफ़ा हो रहा है। किस बुनियाद पर हो रहा है, इसमें हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाज़ा मीज़ान बैंक भी उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में मैं यूबीएल को रखता हूँ। अब मैं दोबारा फिर दोहराता चलूँ। यूबीएल और मीज़ान बैंक दोनों की प्राइस रेंज को आप एक ही जगह पर कंसीडर कर सकते हैं। दोनों के डिविडेंड के हवाले से, दोनों के कैपिटल गेन के हवाले से आप इसको एक ही तराजू में तौल सकते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं एमसीबी की। देखिए एमसीबी जो है ये इस वक़्त खड़ा है ₹119 पर। इसकी रेंज जो है वो बनती है 110 से लेकर 115 की। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि यूबीएल, मीज़ान बैंक और एमसीबी 3 बैंक्स ऐसे हैं कि जिनको आप एक ही कैटेगरी में रखें। इन तीनों की प्राइसेस, इन तीनों का डिविडेंड, इन तीनों का कैपिटल गेन, ये आप यूँ समझ लीजिए कि 2-4% ऊपर-नीचे करके ये तीनों के तीनों जो हैं, ये बिल्कुल एक साथ चलने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन तीनों में से मैं अगर किसी को चूज़ करूँ, तो मैं किसको पहले नंबर पर रखूँगा? अब सवाल तो पैदा होता है ना। मैं एमसीबी को पहले नंबर पर रखूँगा। अब एमसीबी को पहले नंबर पर रखने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि एमसीबी जो जिस ग्रुप का बैंक है, वो क्या कहते हैं वो मुझे ना वो एक पंजाबी की जो ना वो कहावत याद आ जाती है, वो कहते हैं कि वो किसी का जानवर था ना, तो वो जानवर जो था वो किसी के खेत में चला गया। तो उन्होंने कहा जी कि चौधरी जी ये जानवर ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੱਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ कहा नहीं यार ये जिन्हां दी है वे ना बस उन्हां दा मूँह मारदा सानू। अब जिन लोगों को समझ आई हो ठीक है, जिनको ना आई हो उनसे माज़रत। गुज़ारिश ये है कि हमने शेयर की परफ़ॉर्मेंस, शेयर की प्राइस सब कुछ देखने के साथ-साथ सर ये देखना होता है कि ये इसके मालिक कौन है। और यूबीएल भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एमसीबी है, ये चूँकि मंशा ग्रुप का है और मंशा ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत भी कमाएँ, तो वो कम से कम अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। कुछ ना कुछ उनको देते-दिलाते हैं। यूबीएल भी देता है, मैं बिल्कुल इससे ये नहीं कह रहा कि यूबीएल बुरा बैंक है, या इसके मालिक अच्छे नहीं हैं। मीज़ान बैंक भी ठीक है। लेकिन एमसीबी को मैं पहले नंबर पर रखूँगा क्योंकि ये देने-दिलाने के चक्कर में ज़रा अच्छे लोग हैं। अगर किसी का शेयर जो है वो आपने ₹100 या 115 या 120 पर लेके अगर आप साल पूरा बैठे रहते हैं, वो अगर आपको कुछ भी नहीं देता तो चलिए कम से कम ये एमसीबी जो है ये हर क्वार्टर में आपको कुछ ना कुछ दे देता है। और क्वार्टरली जो है इस ये ₹3, ₹5, ₹5, ₹4 दे देता है। और अगर हम ₹4 का ही सिर्फ़ हिसाब लगाएँ तो 4 को 4 के साथ ज़रब दें तो ₹16 डिविडेंड तकरीबन इसका बनता है और एट एन एवरेज अगर आप इस वक़्त ये खड़ा भी तकरीबन कोई ₹117-118 पर है, तो इतना बुरा नहीं है। तो लिहाज़ा आप इसको भी देखिए कि मेरी नज़र में एमसीबी पहले नंबर पर है और बाकी वैसे आपस की बात है एमसीबी पहले यूबीएल दूसरे निज़ाम तीसरे नंबर पर है। ये एक मेरी अपनी कैलकुलेशन है, इसलिए माज़रत अगर आपको ये चीज़ पसंद ना आए तो। आगे जेएस को आप इसमें से निकाल दीजिएगा। मैं इसको किसी कैसे कैटेगरी में कंसीडर नहीं करता, लिहाज़ा दोस्तों से माज़रत। बैंक इस्लामी को भी मैं किसी कैटेगरी में नहीं रखता। उसके बाद हम चलते हैं और बात करते हैं नेशनल बैंक की। नेशनल बैंक जो है इस वक़्त अपनी आखिरी साँस पर खड़ा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री खोलें और इसकी हिस्ट्री आप खोलें 2003 तक की, तो 2003 में जब जहाँ पर ये इसकी प्राइस खड़ी थी, आज ये आपको कितने सालों के बाद एट एन एवरेज 19 साल के बाद आपको अपनी उस लो प्राइस पर मिल रहा है। सरकार का बैंक है, सरकार के खाते हैं, ₹25 पर शेयर है, डिविडेंड भी दे देता है, कैपिटल गेन भी इस पे मिलेगा और आप यूँ समझ लीजिए कि
इन तीनों बैंक्स के साथ-साथ अगर आप इसको भी शामिल कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कैपिटल गेन देने में भी बहुत अच्छा है, तेज़ चलता है एज़ कम्पेयर टू बीओपी और दीगर बैंकों के। इसके बड़े आराम के साथ ये शेयर जो है ये ₹25 से ले ₹32 तक जाने की इसकी सलाहियत है बड़ी आराम के साथ और इसके साथ ये डिविडेंड भी देगा। आगे चलते हैं और बाकी जो है बैंक अल हबीब है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, बैंक अल हबीब है, सुनहरी बैंक है। देखें ये सांबा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हैं। अब ये वो बैंक हैं जिनके अंदर वॉल्यूम-शॉल्यूम इतना कोई नहीं लगता। लिहाज़ा आजकल की जो सूरत-ए-हाल है, ये नहीं है कि ये बैंक्स बुरे हैं, इनकी अर्निंग अच्छी नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनके अंदर जो वॉल्यूम है वो कभी-कभी लगता है। जब इनका दिल करता है, जब कोई न्यूज़ होती है, तब कहीं जाके इनके अंदर जो है वो वॉल्यूम लगता है। लिहाज़ा चूँकि नया-नया जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर थोड़ी बात कर दी जाए, ताकि अगर आप लोगों ने अपने को पोर्टफोलियो सीधे करने हैं तो कर लें। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं और हमसे ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, तो यकीनन आपने जो पोर्टफ़ोलियो में बैंक्स रखे होंगे, वो यकीनन हमसे बहुत अच्छे एनालिसिस के बाद रखे होंगे। आगे चलते हैं जी, बस वो पीछे नीचे तो बैंक ही खत्म हो गए हैं यार। बैंक ऑफ खैबर है, तो छोड़ो मैं कोई कमेंट पास करने लगा था, वो फिर पीटीआई वाले दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। खैर, तो ये था जी आज पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर का जायज़ा और उम्मीद है कि यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ों का क्लू मिला होगा। किसी दिन कोशिश करेंगे ऑटोमोबाइल्स के ऊपर भी बात करें। आगे चलते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं हम आज की कैंडल की। कैंडल जो है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि जितनी मार्केट ने रिकवरी दिखाई, इतनी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं 100 डेढ़ 100 पर ही जो था वो मुतमिन बैठा था कि इतनी ही रिकवरी होगी। लेकिन रिकवरी अच्छी थी, वॉल्यूम कम था, फिर भी कोई बात नहीं, जो हालात चल रहे हैं, इसमें इतना वॉल्यूम भी काबिल कबूल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट जो है, वो अपनी दोबारा 43 वाले लेवल पर जा सकती है इस वक़्त? इस वक़्त तो ऐसी सूरत-ए-हाल कम से कम मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, $50 करोड़ डॉलर जो आज मिले हैं, इस तरह की कोई एक आध खबर और आ जाए कहीं से और कुल मिला के कोई 1-2 अरब डॉलर जो है वो हमें मिल जाएँ, तो देन शायद मार्केट जो है वो वापस 43 की तरफ चली जाए। लेकिन फ़िलहाल कम से कम मुझे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी कुछ बात जो है वो आपको डिलीवर हो गई होगी। आज हमने कैंडलस्टिक को कोई ख़ास डिस्कस नहीं किया, उसकी वजह ये है कि मार्केट टेक्निकली परफ़ॉर्म करती, तो मैं कैंडलस्टिक को डिस्कस करता। मार्केट ने फंडामेंटली जो है वो आज मूव दी है, तो हमने फंडामेंटली ही बात की है और $50 करोड़ का ज़िक्र हमने पहले कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।